चलिए, तो जैसे कि पता था कि आप लोगों का 2 से 3 दिन, ये 4 दिन जो क्लास मिस हुआ, उनमें कुछ थोड़ा सा परेशानियां थी। क्योंकि आपको पता है कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर कोई परेशान है। फिर भी आप लोगों के खुशी के लिए हम हमेशा चाह रहे हैं कि लगातार वीडियो दें, ताकि अभी चूंकि एग्जाम सर पर है, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग जल्दी से जुट जाइए। पहले आप लोग फटाफट जुटिए। एक बार पहले आप लोग जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि और सारे जो स्टूडेंट हैं वो सभी जुट जाए। जल्दी से फटाफट फास्ट करेंगे आप लोग। तो आज आप लोगों को जैसे पता है कि हम लोग द्विगंत भाग 2 में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, गांव का घर। तो आप लोग जितने भी हैं, सबसे पहले एकदम शांति से बैठ जाइए और ये पहले बता दीजिए कि आवाज स्पष्ट जा रही है कि नहीं जा रही है। जल्दी बताइए, फास्ट। पहले आप बता दीजिए कि आवाज मेरी आप लोगों तक स्पष्ट जा रही है कि नहीं जा रही है। जल्दी से बताइए। चलिए, आवाज जा रही है? अगर आवाज जा रही है तो बोलिए, स्टार्ट करेंगे। चलिए, आज जैसे कि आप लोगों को बता दें, आज के युग में और आज ये वर्तमान समय में जिस रूपरेखा को हम लोग आज देखते हैं, आज जिस रूपरेखा को हम लोग झेलते हैं, आज मैं उस रूपरेखा को आप लोगों के बीच गांव का घर, समझ में आ रहा है कि गांव का घर कैसा होता है, मैं इसके ऊपर आज आप लोगों का चर्चा करने जा रहा हूं। इसके ऊपर आज पूरे फुल्ले डिटेल चर्चा करेंगे और एग्जाम के दृष्टिकोण के साथ साथ आज जो हमारे नैतिक जीवन का जो पतन हो रहा है, इस पतन के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि जब से आधुनिकीकरण का विकास हुआ, वेस्टर्न कल्चर जब से आई, आज वही गांव का घर हम लोग देखने जा रहे हैं। और आइए, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जो लोग गांव से बिलोंग कर रहे हैं, वो सभी लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र के कुछ लोग होंगे, शायद उन लोगों को गांव का घर देखने के लिए नहीं मिला होगा, या कभी गए होंगे तो अलग बात है। आइए, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, अभी इसमें पढ़ेंगे तो सारा चीज हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बता दें, ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गांव का घर, इसके जो लेखक हैं ज्ञानेंद्र पति जी हैं। कौन है? अगर हो सके तो आप अपने बगल में कॉपी रख लें, कॉपी को आप रख लीजिए, और मैं जो भी पॉइंट बोलूंगा उस पॉइंट को आप फटाफट नोट करते चलेंगे, और एग्जाम में ये आपका जो है ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। आइए, तो सबसे पहले बता दें, ये जो एक ऐसे लेखक हैं जिसका जन्म कोई दूर में नहीं, जो लोग बिहार से वीडियो देख रहे हैं या जो लोग झारखंड से हैं, वो पत्थरगामा का नाम जरूर सुने होंगे। आइए, सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय चलेंगे, उसके बाद हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोग फटाफट जुट जाइए, जो अभी तक नहीं जुटे वो जल्दी से जुट जाइए, क्योंकि आज का सेशन कमाल का होने वाला है ब्रदर, आज का सेशन कमाल का होने वाला है, आप एकदम जुट जाइए। आइए,
ज्ञानेंद्रपति का पहले पाद परिचय हम लोग समझ जाएं। कहता है कि इसका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ था। 1 जनवरी 1950 इसका जन्म स्थान मैंने जस्ट बोला, पथरगामा गोड्डा झारखंड में पड़ता है। गोड्डा से जो लोग बिलोंग कर रहे होंगे इसका नाम जरूर सुने होंगे। इसके माता पिता सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे जी थे। इसकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से हुआ और बाद में इन्होंने बीए और एमए अंग्रेजी से किया और पटना विश्वविद्यालय से, और फिर हिंदी में इन्होंने एमए करने का काम किया। आईएएस के वृत्ति में इन्होंने बीपीएससी में भी क्वालिफाई किया और वहां तक कि वो चयनित होकर के कुछ दिनों तक काम भी किए अधीक्षक के रूप में, और अनेक कल्याणकारी योजना में भी इन्होंने भूमिका निभाई। इसको कई सारे सम्मान दिया गया और अभी जो ये वर्तमान में वाराणसी उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं, इसको सम्मान के तौर पर पहल सम्मान 2006 सही आत्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में दिया गया। उसके बाद इसकी कई सारे कृतियां थी, लेकिन आज के भावी युवा पीढ़ी के लिए, आज के युवा भविष्य के लिए जो इन्होंने काम किया, जो गांव के घर में इन्होंने एक लोगों को जो जोड़ने का काम किया, लोगों से जो जहां रिश्ता टूटने वाला था, जो रिश्ता टूट चुका है, उस रिश्ते को जोड़ने का काम हमारे ज्ञानेंद्रपति जी कर रहे हैं। और गांव के घर को अभी तक जिंदा रखने का काम हमारे ज्ञानेंद्रपति जी किस प्रकार कर रहे हैं, मैं इस कविता के माध्यम से, मैं अपने टूटी फूटी शब्दों में इस कविता को आप लोगों के बीच अपने मस्तिष्क के आधार पर आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो लोग को लग रहा है कि ये तो हम खुद कर लेंगे, तो वो वीडियो छोड़ करके जा भी सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं मुझे इसको पढ़ना है, तो वो लोग वीडियो में बने रहिए। आइए देखते हैं, देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। गांव के घर, देखिए कहावत है कि गांव का घर एक वही फील कर सकता है जो गांव की उस परिदृश्य को, जो गांव की उस भूमिका को झेला है, अपने नजरों से देखा है। क्यों? कि वो फील करता है। आइए कहते हैं गांव के घर के अंतपुर के बाद चौखट। देखिए क्या कहते हैं इसमें, लेखक लिखते हैं गांव के घर के अंतपुर के की वह चौखट। इसका मतलब है कि ज्ञानेंद्रपति जी का जो घर है वो अंतपुर में पड़ता है। कोई गांव होगा, कहते हैं गांव के घर में, गांव के घर के अंतपुर की वह चौखट टिकली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद की गोदबा भी सीमा। कहते हैं लेखक लिखना चाहते हैं, गांव के बारे में यह कहना चाहते हैं कि वह गांव का जो घर है, अंतपुर का जो वह चौखट है, वो चौखट हमारे महिलाओं के लिए, वो चौखट हमारे महिलाओं के लिए टिकली साटने का जगह होता था। क्यों? समझिएगा, कहते हैं टिकली साटने का जगह होता था। कहते हैं क्या? सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद। समझिएगा, कहते हैं कि महिलाएं उस समय सहजन के पेड़ से जो गोंद निकलता था उसको टिकली में एक बार लगा लगा करके कितनी बार माथों पर चिपकाता था। अगर वो कभी गिर जाता तो चौखट में उसको खोस देता था, उसको साड़ देता था, और जब कहीं महिलाएं पूरा जाने लगता तो उस टिकली को निकाल करके अपने माथे पर चिपका लेता। यानी कि गांव के घर में, गांव की जो वो चौखट है, घर की वो जो चौखट है, टिकली को भी एक स्थान दिया जाता था, टिकली को भी एक जगह दिया जाता था। और सहजन के वो पेड़ जिससे कि गोंद छुड़ाई जाती थी, जिससे कि गोंद छुड़ाई जाती थी, उनको भी
उतना ही मान्यता दिया जाता था। ये गांव की बात है। उस गोंद में आप लोगों ने एक चीज जानता ही होगा कि पहले बचपन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लथोड़ा बोलते हैं ना, जिससे कि हम लोग पतंग बनाने का काम करते थे। लय जिससे निकलता था, लय याद कीजिए, बचपन में किए होंगे आप लोग भी, जरूर किए होंगे। कहते हैं टिकली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद की वह सीमा। गोंद की जो सीमा होती थी ना, हमारे गांव की जो सीमा होती थी ना, शायद वो सहजन के जो वृक्ष थे ना, वहां से हमारे गांव की सीमा आरंभ होती थी। ये हमारे गांव की स्थिति थी। कहते हैं जिनके भीतर आने से पहले सांस कर आना पड़ता था। खास करके बोल रहे हैं, खास करके आना पड़ता था। आप देखिए आज भी हमारे गांव में जो संस्कृति, सभ्यता और जो परंपराएं हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उसको उस चौखट पर, उस सीमा तक आने में उसको खांसना पड़ता था। इसलिए कि अंदर में ना जाने कौन बैठी हुई है, कौन बैठी हुई है। और आज तो हमारी संस्कृति सभ्यता इतनी गिर गई, आज हमारी संस्कृति सभ्यता इतनी गिर गई कि ना तो वो घर का चौखट रहा, ना तो वो टिकली साटने के लिए सहजन के वृक्ष रहे, ना तो कहीं गोंद दिखाई पड़ती। हमारे गांव की जो संस्कृति है ना, लगता है कि धूमिल सा हो गया है। एक सीमा तय कर देती थी कि यहां से आपकी गांव शुरू होता था। टिकली साटने के लिए भी चौखट की जरूरत होती थी। और बूढ़े, हर बड़े बुजुर्ग को घर के अंदर जब प्रवेश करता था ना, उनको भी खास करके जाना पड़ता था कि ना जाने कि घर के अंदर में कौन बैठी हुई। और हर पुरुष, हर स्त्री की उतनी ही मान मर्यादा करती थी, उतना ही उसे इज्जत दिया जाता था। कहते हैं जिसके भीतर आने से पहले खास कर आना पड़ता था, बुजुर्गों को खड़ाऊ खटकानी पड़ती थी खबरदार की। समझिए, कहते हैं कि उस समय जो बुजुर्ग थे, उस समय के जो बूढ़े थे, घर के अंदर जब प्रवेश करते थे ना ब्रदर, तो खड़ाऊ की जो आवाज होती थी ना, उस खड़ाऊ की आवाज यह संकेत देती थी कि अब कोई आने वाला है। और घर के अंदर जो कोलाहल होता था, उसके आने से ही शांत हो जाता था, उसके आने से शांत हो जाता था। क्या अब होता था कि नहीं होता था? अभी भी हमारे गांव में संस्कृति सभ्यता है, लेकिन समय के साथ हम लोग मॉडर्न बनते जा रहे हैं, मॉडर्न बनते जा रहे हैं। अब तो इतना मॉडर्न हम लोग बन गए हैं कि घर के अंदर में जो महिलाएं पर्दा प्रथा में रहती थी, अब तो वो, आप लोग तो ससुर और भैंसुर तो समझ ही रहे होंगे, अब तो दोनों एक ही गाड़ी पे चल रहा है, पूरा बैठ करके एक ही साथ भोजन करता है। बताइए, जहां एक बुजुर्ग अपने गांव की संस्कृति सभ्यता को रोकने का काम करते थे, आज कहीं ना कहीं ये चीज धूमिल सा हो गया और ऐसा लगता है कि मेरे गांव की संस्कृति सभ्यता समाप्त हो रही है। देखिए आगे क्या कहते हैं, देखिए, और प्रायः तो उसके उधर ही रुकना पड़ता था। कहता है अगर कभी कुछ ऐसा हो जाए, अगर अंदर से आवाज आ जाए, तो बुजुर्गों को उस जो चौखट था ना, उस चौखट के बाहर ही उसे रुकना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, आप देख रहे हैं आज का सिचुएशन क्या है, समझ रहे हैं। कहते हैं एक अदृश्य पर्दे के पार से पुकारना पड़ता था
अगर पहले कोई जाता था ना तो पर्दे के आड़ से उसको पुकारना पड़ता था। जैसे आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे कि आज भी जो गांव से बिलोंग करते हैं ना ब्रदर, वो अच्छी तरीका से जानते हैं कि मेरी गांव की जो महिलाएं हैं ना, मेरे गांव के जो पिता हैं ना, मेरे गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं ना, अभी भी उतना ही काम करती है, उतना ही त्याग करता है, उतना ही उस चीज को सजगता से लेता है। लेकिन आज ज्ञानेंद्र पति जी को इस चीज के बारे में बताने का क्या रीजन पड़ गया? आज ऐसा क्या कंडीशन हुआ जिसके कारण ज्ञानेंद्र पति जी को आज ऐसी शब्द लिखना पड़ा? क्यों? कि वो जानता था कि आज और पहले की जो संस्कृति है दोनों में काफी भिन्नताएं हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं, किसी को बगैर नाम लिए, क्या कहते हैं, किसी को बगैर नाम लिए घर के अंदर एंट्री तक नहीं मिलती थी। जैसे मान के चलिए आपका जो नाम होगा तो जरूर बुलाते होंगे कि फलना या फलनी घर में है कि नहीं है, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद वो बुजुर्ग आपके घर के अंदर प्रवेश करता था। वही लेखक लिखना चाहते। जब गांव की बात आए तो मैं बोल ही सकता हूं, इसमें किसी को बुरा लगने की बात नहीं है। अच्छा बोलिए कि आप लोग को जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं बताइए ऐसा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है तो बोलिए, हमको कमेंट करके बताइए कैसा होता है कि नहीं होता है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई पिता है, जब घर में आने से पहले बताइए कि फलना घर में है, तब अंदर प्रवेश करते कि नहीं करते बताइए। अब देखिए आगे कहते हैं, जिसकी तर्जनी की नोक धारण किए रहती थी सारे काम। पहले गांव में क्या होता था कि जो बुजुर्ग लोग होते थे ना ब्रदर, जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो सबसे घर के बड़े मुखिया होते थे और उसके नोक पर का मतलब समझ रहे हैं? जैसे बुजुर्ग लोग आए कि उनके घर में जितने भी सदस्य हैं फटाफट काम करने में लग गए, महिलाएं अपने काम करने में लग गए। ये बुजुर्गों की पहचान थी, ये बुजुर्गों की मान मर्यादा थी कि उसके नोक पर, उसके तर्जनी के नोक पर घर के सारे लोग नाचते थे। आज अगर किसी बेटा को कोई काम सौंप दिया जाए तो बोलता है अच्छा बाद में कर लेंगे। ये क्या था? और उस समय की गांव की परंपरा थी, उस समय की गांव की संस्कृति सभ्यता थी कि जो बुजुर्ग को एक बार बोल देते थे, तर्जनी के नोक पर उसको सारा काम करना पड़ता था। ब्रदर इस चीज को समझने के प्रयास कीजिए, आप लोग इस चीज को फील कीजिए। जो लोग गांव से बिलोंग कर रहे हैं वो तो सारा चीज को समझ रहे हैं। क्या कहते हैं, शंख के चिन्ह की तरह गांव के घर की उस चौखट के बगल में, क्या कहते, गांव के घर में कहते हैं कि उस चौखट की बगल में क्या कहते, शंख का चिन्ह बनाया जाता था उस दीवार पर, गांव की उस भीत पर। भीत आप लोग समझ रहे हैं, अभी बता रहे हैं। गांव के घर के उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे उंगली के छाप। बचपन में आप लोगों को याद होगा कि जब हमारे गांव में मिट्टी की घरें होती थी ना, घास फूस के घरें होती थी ना, और अभी भी हैं। आप गांव जाइए तो देखिएगा गेरुआ मिट्टी से निपा जाता था, चिकनी मिट्टी जिसको बोलते थे। हम लोग की मां लोग गांव में अभी भी उस मिट्टी का प्रयोग करती है। जो ग्रामीण एरिया से हैं, क्योंकि हम लोग भी ग्रामीण एरिया से, तो सारे चीज को समझ रहे हैं। अब शहर वाला क्या जाने,
कि गेरू भीत निपा हुआ क्या होता है। ससुरा उसको तो पता नहीं है कि गेरुआ भीत होता क्या है, भीत होता क्या है। उसको तो दीवार बोलिएगा तब समझ में आएगा। हम लोग तो भीत अच्छा से समझ रहे हैं। भित्ता भित्ता भित्ता, कमेंट करके बताइए कि कितने लोग भित्ता समझ रहे हैं। गांव के घर में जो मिट्टी की दीवारें होती थी ना, उस दीवार को हम लोग क्या कहते थे, भीत। और उसमें क्या करते थे पता है, दूध का पहले निशान लगाया जाता था कि फलना आया इतना दूध दिया, उसके ऊपर जितना दिन दूध देता था ना ब्रदर, उतना दूध ऐसे डुबाया बाल्टीन में, और बाल्टीन से ऐसे दूध करके दे दिया कि इतना दिन तुम्हारे यहां दूध दिए, ये इतना लीटर तुम्हारे यहां दूध दिए। बताइए, आज तो हम लोग बड़का बड़का फाइल रख ले हैं, फाइले में लिखा पढ़ी रोज कर रहे हैं। और उस समय की मेरी संस्कृति सभ्यता देखिए कितनी जबरदस्त थी, भीत भी काम में आ जाता था। और आज हम लोग फाइल के पीछे पड़े हुए हैं। बताइए, फाइल के पीछे बड़का बड़का रजिस्टर लिए रहते हैं, कब हिसाब झाड़ी कर रहे हैं। और उस समय की संस्कृति देखे कि दिवाले पे हिसाब हो जाता था, उससे भी नहीं मिलता था, कोई चीज मिला और ऐसे डगीर दे देता था कि इतना लीटर तुम्हारे यहां हम दूध ले। कोई दिक्कत? देखिए, कहते हैं उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के। अब बूढ़े ग्वाल दादा की बात कर रहे हैं, गांव में जो दूध देता था ना ग्वाले दादा, उसका बात कर रहे हैं। क्या बोलते हैं, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादा के। उठौना समझ रहे हैं? जो गांव से होंगे पक्का समझ रहे होंगे। अरे भाई, जिसको डेली दूध दिया जाता है उसको उठौना बोलते। कोई दिक्कत? समझ में आया तो ठीक है, ना आया तो और ठीक है। चलिए आगे देखिए। कहते हैं हमारे बचपन के भाल पर दूध तिलक। देखिए, हमारे बचपन के भाल दूध से तिलक लगाया जाता था, तिलक माथे पर। अब देखिए, अब जो शहर में छात्र रह रहे हैं, गांव वाले दूध में और शहर वाले दूध में तो समझ रहे हैं। अब एक चीज बड़ा जबरदस्त बात बोलना चाह रहे हैं कि अभी जो एक एक गायें सूर्य मानव के तरह घूरते रहती है, अब 25-25 लीटर दूध देता है। अब दूध में तो कोई स्वाद ही नहीं है, पता नहीं चल रहा ससुरा कि दूध खा रहे हैं कि पानी खा रहे हैं, कि पानी में दूध है कि दूध में पानी है। इस चीज को समझ रहे हैं? पहले के गांव और अभी के जो गांव हैं, इसमें फर्क बताने का प्रयास किया गया है। कहते हैं कि महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर। अभी मैंने जैसे बोला ना कि वो जो दीवार में जो लाइन दिया जाता था, जब महीना पूर जाता था गिनता था तुम्हारे यहां कितना दूध, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह करके गिना जाता था। आज के पहले जमाने में आज की तरह ये जो कैलेंडर और जो रजिस्टर होता था ना, नहीं होता था ब्रदर। और कभी किसी से मिस्टेक नहीं आया, दीवार पे डाला हुआ है दूध, ऐसे डुबा करके देख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, गिनती हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। ये हमारे गांव के घर का बात है। आइए नेक्स्ट। गांव का घर अपना गांव खो चुका है। अब देखिए क्या कहते हैं लेखक, अब ऐसा लगता है कि मेरा गांव का जो घर है ना, खो गया है। पश्चाताप कर रहे हैं। लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसा कि जो मेरा गांव था ना, अब लगता है कि मुझसे छीन लिया है। मेरा गांव अब गांव नहीं रहा। क्या कहते हैं, अपना गांव खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर। अब देखिए ज्ञानेंद्र पति जी कितनी अच्छी बात बोलते हैं कि पहले हमारे गांव में पंचायती होती थी। किसी से झगड़ा हुआ, गांव की जो संस्कृति सभ्यता थी कि 5 लोग बैठेंगे, पंच लोग बैठे जाएंगे। ये पंच परमेश्वर तो आपने मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी पढ़ी होगी। हिंदी साहित्य की विधा में मुंशी प्रेमचंद्र के जो कृति हैं उसको तो आपने पढ़े हुआ। पंच परमेश्वर, ऐसा लग रहा है कि मेरे गांव में जो पंचायती व्यवस्था थी ना ब्रदर, वो समाप्त हो गया है। उसके जगह पे
क्या कहते हैं, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर। पहले कोई भी झगड़ा का, किसी भी समस्या का हल 5 व्यक्ति बैठ करके आराम से कर लेते थे। आज इस कोर्ट कचहरी की चक्कर नहीं थी। क्या कहते हैं कि बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक रहने वाली। अब गांव में देखिए, अब कहते हैं कि बिजली बत्ती आ जाने से, जिस समय बिजली बत्ती नहीं आई थी ब्रदर, उस समय हमारे गांव में एक जगह दोस्तों की झुंड लगती थी, सारे लोग जाते थे और मिल करके बैठते थे। लेकिन आज गांव में रोशनी आई है। आज गांव में जो रोशनी आई, अब लगता है कि गांव में लोग ही नहीं है, क्योंकि आज कोई गांव में रहना नहीं चाहते। क्या कहते हैं, आगे सुनिए। कहते हैं अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी। क्या कहते हैं, अगर उस जमाने में जो लोग आपके घर में मम्मी पापा होंगे, उससे पूछिएगा क्या रुपये में शादी हुआ था, कोई बोलता कितने रुपये में शादी हो रही, हमारा शादी तो 20 रुपया में हो गया, हमारा शादी 12 ना, मेरा शादी 10 टका, मेरा शादी 2 टका, मेरा शादी 50 टका। समझिए, तो उस समय जो शादियां होती थी ना, पहला क्या होता था, लड़का एकदम जबरदस्त, कुछ नहीं चाहिए, एकदम ब्रांड लड़का, छोहरा लड़का जिसको बोलते हैं ना, छोहरा, वो लड़का को क्या दिया जाता था, टीवी, एगो टीवी, घड़ी, साइकिल, अगर दे दिया ना, एगो रेडियो अगर ये दे दिया, लड़का पावरफुल है, एक चकाचक है। उस समय ऐसी प्रथा थी। लेकिन आज कहते हैं लालटेने हैं अब भी दिन भर आलों में कलरों से ढकी। और इसी के साथ ज्ञानेंद्र पति जी कहते हैं कि अब जो लालटन भी है ना, जब से बिजली बत्ती आई है, वो कैलेंडर के अंदर में ढक करके रख दिया गया है। ये हमारे गांव की संस्कृति, सभ्यता किस प्रकार धूमिल होती जा रही है, विनष्ट होती जा रही है, उसके बारे में ज्ञानेंद्र पति जी लिखते हैं। ब्रदर, आप समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि रात उजालों से अधिक अंधेरे उगलती, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती। आज क्या है, रात उजालों से अंधेरा उगलती। पहले क्या था कि रातें अधिक थी, उजाला कम उजलती थी, और आज उजाला ज्यादा है और रात अंधेरा ज्यादा है। क्या कहते हैं कि अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भर दिए। उस समय जब बिजली बत्ती नहीं थी ना ब्रदर, उस समय लोग काफी खुश थे, एक दूसरे से मिलने जुलने का काम करते थे। और आज ये मानव की जो जिंदगी हो गई ना, इस भाग दौड़ की जो जिंदगी हो गई है ना, जो स्वार्थ की जिंदगी हो गई है ना ब्रदर, अब लगता है कि कोई किसी से ना मिलता है ना जुलता है। कहते हैं जबकि चकाचौंध रोशनी में मंद मंद ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, कहीं दूर दूर तक फट भिड़का है। मैंने सुना है कि जब गांव में पहले रामलीला होती थी, या कोई प्रवचन होता था, या छोटा मोटा कोई ग्रामीण कार्यक्रम होता था, तो गांव के जितने भी घर होते थे ना ब्रदर, सबके दरवाजे पट बंद रहते थे। और आज ये जो टीवी आ गए ना, हमारे घर के अंदर में समेटा गया है वो पूरे ऑर्केस्ट्रा। उस पूरे, अब तो आदमी को कुछ मिले या ना मिले, एक मोबाइल उनको दे दीजिए, सारे मोबाइल वाले से, उसमें हम भी हैं, हमको नहीं बोलिएगा, हम भी हैं, कुछ खाना पीना मत दीजिए उसको,
उसको बोलिए कि आपको मोबाइल दे देते, रिचार्ज करवा देते हैं, चार्जर की पूरी व्यवस्था रहेगी, बैटरी फुल रहेगी, ना भूख लगे ना प्यास लगे, और कोई दर्द हो तो सह लेना वाला गाना सुने ना, वो कोई भी दर्द होगा ना ब्रदर सह लेगा। क्यों? उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा चीज है मोबाइल। हाँ, मैं मानता हूं कि मोबाइल अगर अभी नहीं होता तो आप लोग नहीं पढ़ पाते, हाँ ये बात सत्य है, लेकिन इसका सदुपयोग कीजिएगा। क्योंकि हिंदी साहित्य की विधा को लेकर चल रहे हैं, तो मैं किसी के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक शब्दांग बोला। ऐसा नहीं कि कोई कमेंट कीजिएगा कि आपके पास मोबाइल नहीं होगा, मेरे पास मोबाइल है, हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी उस मोबाइल का सदुपयोग करें। आइए देखते हैं, कहते हैं कि आवाज भी नहीं आती यहां तक कि ना आवाज की रोशनी। अब बताइए कि पहले गांव में सर्कस आती थी, कोई मेले होते थे छोटे मोटे, किसी के घर में विवाह शादी होता था। हम लोग को पता है कि बचपन में कैसे पहुंचते थे, खाली रोशनी आना चाहिए। फल्ला फल्ली समझ रहे ना, फल्ला के घर में शादी है या वहां पे ऑर्केस्ट्रा है या कोई रामलीला है, उसके बाद तो वहां पहुंचना ही है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बस वहां पहुंच जाते थे। आइए देखते हैं कि रोशनी की आवाज। अब देखिए, आवाज की रोशनी ना रोशनी की आवाज आती है। हमारा गांव, हमारी संस्कृति सभ्यता आज क्या हो गया, विनष्ट हो। कहते हैं कि आज हमारे गांव में इतनी लाइट बत्ती लग गई है कि पता ही नहीं चलता है कि रोशनी की आवाज है कि आवाज की रोशनी है। कहते हैं होरी चैती बिरहा अल्लाह गूंगे। हमारे गांव में पता है कि जब चैत के महीना में चैती गाया जाता था, बिरहा, फगुआ, जितने भी त्योहार थे ना ब्रदर, 15 दिन पहले से पता चल जाता था, जो कहीं भी रहे उसको घर आना है, उसको घर आना है, नहीं आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो ऐसा होता है कि 10-10 साल के बाद एक बार घर आता है। पहले 10 दिन पहले से कोई भी पर्व त्योहार आता था, होली हो, दुर्गा पूजा हो, छठ हो, कोई भी पर्व, लोग घर आते थे। और मात्र एक फेस्टिवल ही ऐसा था, त्योहार ही ऐसा था जिसमें लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वही लिखना चाहते हैं। देखिए, लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोकगीत, अनगाया अनसुना। क्या कहते हैं, अब तो लोकगीत पता ही नहीं चलता। पहले जब लोकगीत गाते थे, बड़े बुजुर्ग गाते थे, तो गांव में पूरा जो है ना ब्रदर, लोगों की अंबार लग जाती थी। आपके घर में ना अंबार लग जाता होगा, आप पूछिएगा जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं कि कैसे जब फगुआ गाया जाता था, क्या मंदमस्त होली खेले रघुवीरा वाला आप लोग सुने होंगे, कितना आनंद आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों कहते हैं कि लोकगीत तो अब कहीं सुनाई पड़ती नहीं है। अब लोकगीत के जगह पे आ गया भोजपुरी गाना। एकदम कोई भी त्योहार हो, एकदम फुल्ले भोजपुरी, फुल्ले, कोई टेंशन नहीं। आइए, कहते हैं आकाश और अंधेरे को काट। आज हम लोग आकाश जैसे अंधेरे को काटता है ना ब्रदर, उसी प्रकार मेरा गांव कट रहा है, हमारा गांव कट रहा है। क्या कहते हैं, 10 कोस दूर शहर से आने वाले सर्कस का प्रकाश बुलवा तो कब का मर चुका है। सर्कस का प्रकाश बुलवा का मतलब क्या हो गया कि पहले कहीं भी सर्कस होता था ना, उसके प्रकाश से पता चल जाता था कि अब मुझे बुलावा आ गया है। गांव में जो भी सर्कसें होता था, गांव के सभी लोगों के दरवाजे बंद। कहां जाना भाई, तो सर्कस देखने के लिए जाना। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक में उत्साह होता था। और अभी बोल दे कि उस गांव में जो है भागवत हो रहा है,
यह रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, हम लोगों की तरह नौजवान जो हैं, अरे भागवत तो मेरे मोबाइल में डेली हो रहा है, मेरे मोबाइल में भागवत डेली देता, हम क्या जाएंगे उसको देखने। अच्छा आप लोग जाइए, हम मोबाइल में सुन लेंगे। अब ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता आ गई ब्रदर। कहते हैं आइए, 10 कोस दूर में जब प्रकाश होता था तो वहां से बुलावा आ रहा है, समझिए। अब तो बगलों में चलता है तो कोई जाकर नहीं देखता कि कौन सी हो रहा है, ओ होने दो। चलिए मैं इसलिए बोल रहा हूं ब्रदर, ये गांव का घर है, जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे सेशन को समझ रहे होंगे, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं, ठीक है। आइए, कहते हैं कि ये कब का मर चुका है। आप कहीं भी, अच्छा बताइए कि इतना दिनों में आपके गांव में कोई कमेंट करके हमको बताइए कि अभी जो फिलहाल में आप लोग जिस पीरियड में चल रहे हैं, क्या आप कहीं उतना सर्कस आपको देखने के लिए मिलता है क्या? हमको कमेंट करके बताइएगा। हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो इधर देखते हैं 3-4-5 साल से कहीं सर्कस का तो कोई नामो निशानी नहीं है। लगता है कब को खत्म हो चुका है, कब को मर चुका है। कहते हैं कि जैसे गिर गया है गंज दांतों को गवा कर कोई हाथी इतना विशाल होते हुए, अब देखिए हाथी का क्यों लिया है, कहता है हाथी इतना विशाल काय होते हुए, हमारा गांव इतना विशाल काय होते हुए, क्या कहते हैं, हाथी से इसका लिया गया है शब्द। कहते हैं कि लगता है हाथी के दांत गिर गए हैं। क्या कहते हैं कि जैसे गिर गया है गंज दांतों को गवाकर कोई हाथी, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर छीज रहे जंगल में, और जंगल में छीज रहा है, जंगल में घूम रहा है। जैसे हाथी का जो दांत होता है ना, उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है, और लगता है कि जब उसके दांत गिर जाते हैं ना, लगता है कि वो दंत विहीन हो गया। उसी प्रकार हमारा जो गांव है ना ब्रदर, लगता है कि दंत विहीन हो गया है, गंज दंत विहीन हो गया है, और हाथी के दांत गिर गए हैं। क्या कहते हैं, लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस। लीलने वाले आज हर कोई, क्या कहते हैं, गांव में मिलने के लिए नहीं बुलाते हैं, कहते हैं कि शहर में आ जाइए, शहर में आ जाइए, और वह गांव की संस्कृति सभ्यता को धीरे धीरे भूल रहे हैं। कहते हैं शहर में बुलाते हैं बस, अदालतों और अस्पतालों के फैले भी रुद्रे गवाते अमित्र परिसर की, जिन बुलवा से गांव के घर की रीढ़ झुराती है। आज हमारा गांव खत्म हो गया है। आज लोग गांव की संस्कृति सभ्यता से कोसों दूर हैं। आज गांव और इस शहर में जो बुलाते हैं ना ब्रदर, सिर्फ अदालतों में, अदालत समझ रहे, जहां एक पंच परमेश्वर के माध्यम से काम होता था, पंचों के माध्यम से गांव में काम होता था, अब वो काम कोर्ट कचहरी में होने लगा। जहां इलाज गांवों में होता था, अब अस्पतालों में होता है। कहावत भी है कि आपने गांव की संस्कृति सभ्यता को छोड़ दिया, गांव की परंपरा को आप भूल गए। ऐसा लगता है ना कि गांव की संस्कृति परंपरा को जब आप भूल रहे हैं ना, और शहर में आकर के जो बस गए ना, वही हाथी वाली बात आ जाती है। इसलिए ज्ञानेंद्र पति जी लिखते हैं गांव के घर में कि आज हर कोई गांव से नफरत कर रहा है। आपने सुमित्रानंदन पंत जी की कविता पढ़ी होगी, भारत माता ग्राम वासिनी। हमारी जो आत्मा है ना, हमारी जो भारत माँ है ना, वो गांव में निवास करती है। गांव की वो हरियाली, गांव के वो मित्र आज हमारे शहर में नहीं मिलते। दोस्त, आप अपना जो घर है ना ब्रदर,
और आज जो आप शहर में रह रहे हैं ना ब्रदर, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इस चकाचौंध में आप खो गए हैं, और इस चकाचौंध में खोने का अर्थ, आज उजाले में भी अंधेरा दिखता है। उसका दो कारण मानते हैं। जब से हम लोग एडवांस हो गए ना, एडवांस की जड़ आज सारे चीजों को चौपट करके रखा हुआ है। ब्रदर, मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन को आप लोगों के सामने क्लियर करता हूं, और आप फटाफट खाली सिर्फ सुनिएगा। सुनने के बाद कोई भी क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन इससे आपका नहीं छूटेगा। मैं एक एक क्वेश्चन के ऊपर दृष्टिपात कर रहा हूं, फटाफट सुनिएगा। चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ कवि की स्मृति में घर की चौखट इतना जीवित क्यों है? लिखेगा, कवि की दृष्टि में घर की चौखट इसलिए जीवित है क्योंकि वो गांव की उस स्थिति, गांव की उस परिस्थिति, और गांव की वो समस्या, और गांव की वो खुशी, गांव की वो संवेदना, गांव का वो त्याग उन्होंने खुद अपनी नजरों से देखा है। और उसको लगता है कि जो पहले था आज भी वही होना चाहिए। लेकिन जब लेखक लिखते हैं कि मैं गांव जाता हूं तो मेरा मन गांव में लगता है। इसलिए कहते हैं, कभी कहते हैं कि घर की वो जो चौखट है ना, वो आज दिन तक मुझे भली भांति याद है कि वो गांव की घर की चौखट मेरे लिए कितना अहमियत था। इसलिए गांव की घर की वो चौखट लेखक की स्मृति में इस बात की झनका देती है कि गांव का घर क्या है। इसलिए उसकी स्मृति में घर का वो चौखट आज दिन तक जीवित है। कहते हैं, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों गए? लिखेंगे, हां, पंच परमेश्वर को खो जाने के लेकर कवि इसलिए चिंतित हैं क्योंकि आज लोग अदालतों में जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, और पहले जो गांव में जो एक बार फैसला हो जाता था, जो 5 लोग कर देते थे, उसको ईश्वर मान करके, ईश्वर का साक्षी मान करके उनके बातों को मान लिया जाता था, चाहे वो जो कुछ भी कर दे। इसलिए लगता है कि पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कहता है कि अब गांव में सिर्फ भ्रष्टाचार, स्वार्थपूर्ण जीवन, हड़पने की प्रवृत्ति है। इसलिए लेखक को लगता है कि गांव का जो घर है ना, वहां पे जो पंचायती होती थी ना, वो लगता है कि अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। लगता है कि अब नैतिकता, मानव का नैतिकता खत्म हो गया है, लोग भ्रष्ट हो गए हैं। इसलिए कभी चिंतित हैं, उस पंच को लेकर के चिंतित हैं, उस न्याय को लेकर के चिंतित हैं। बस इतना सा ही काफी है। कहते हैं कि आवाज भी नहीं आती, यहां तक ना आवाज की रोशनी, ना रोशनी की आवाज। अब आवाज क्यों नहीं आती? लेखक कहना चाहते हैं कि अब आपके गांव से, ये आप तो गांव में देख ही रहे होंगे, क्या कहते हैं कि अब गांव में लगता है कि कहीं से वो प्रकाश का बुलवा नहीं आ रहा, कहीं से वो सर्कस की रोशनी तक नहीं आती। सर्कस की रोशनी क्यों नहीं आती? इस बात को समझिए। इसलिए कहते हैं कि अब कहीं से, किसी भी गांव से वो सर्कस का प्रकाश बुलवा नहीं आता है। अब उजालों में भी अंधेरा दिखता है, क्योंकि हर जगह उजाला है। नेक्स्ट, आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या अर्थ है? लिखेंगे, कवि ज्ञानेंद्र पति जी यहां पर आवाज की रोशनी और रोशनी की आवाज का अर्थ ये बतलाते हैं कि पहले जब सिर्फ प्रकाश होता था ना, तो लोग मस्त हो जाते थे कि चलो अब तैयार हो जाओ। क्यों? कि अब सर्कस स्टार्ट होने वाली है, या कोई खेल या कोई मनोरंजन स्टार्ट होने वाली है। अब तो हर जगह प्रकाश है, लगता नहीं है, अब लगता ही नहीं है कि कोई आवाज रहे। क्यों? उसका रूप मैंने अभी जस्ट बताया कि उसके रूप को दूरदर्शन ने समेट लिया है, घर के अंदर में कैद कर लिया है। अब देखिए कि आपके घर में जो टीवी होगा ना,
उसका भी वॉल्यूम उतना ही कीजिएगा जितना कि बाहर वाला नहीं सुने। काहे बाहर वाला पैसा नहीं दे रहे हैं जो बाहर वाला सुनेगा। लेकिन समझिए क्या कहते हैं, ना अब रोशनी की आवाज ना आवाज की रोशनी आती है। इसलिए लेखक कहना चाहते हैं कि ये लगता है अब मर चुका है। कहते हैं कविता में किस शोक गीत की चर्चा, देखिए इस कविता में शोक गीत का चर्चा गांव की उस स्थिति के ऊपर किया गया है। उस गांव के ऊपर टिप्पणी की गई है कि आज हमारा गांव किस दिशा में जा रहा है, आज हमारा गांव किस स्थिति में जा रहा है। इसलिए लेखक ज्ञानेंद्र पति जी बड़ी अच्छी सी कविता लिखती हैं, गांव का घर। इसलिए कविता उन्होंने लिखा गांव का घर। यह सुगीत है, ये अंतरात्मा को बहुत जो क्या बोले दिल दहला देने वाला है। अगर आप समझते होंगे जानते होंगे तो ये सुगीत इसलिए ज्ञानेंद्र पति जी लिखते हैं। सर्कस का प्रकाश बुलवा किन कारणों से मरा है, लिखेंगे सर्कस का प्रकाश बुलवा अब निम्न कारणों से मर गया है, क्योंकि इसका रूप हमारे फोन ने ले लिया है, हमारे दूरदर्शन ने ले लिया है, संचार सुविधा ने ले लिया है। और आज की जो स्थिति है ना, ऐसा लग रहा है कि हर वो प्रकाश बुलवा, सर्कस का वो प्रकाश बुलवा ना एक कैमरे में कैद हो चुकी है। अब इसीलिए किसी को आवाज तक नहीं आती है। नेक्स्ट कहते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को सुनिएगा, क्वेश्चन में कोई जानिए, अगर सुन लीजिएगा तो लिख दीजिएगा ये हम 100% गारंटी दे रहे हैं, 100% बता रहे हैं कि सुन लीजिएगा तो लिख लीजिएगा। आप कमेंट करके हमको बताइए कि आपको यहां तक में कोई दिक्कत है। क्योंकि गांव की जब बात आई है तो मैं गांव के भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिसको लग रहा है कि हम तो पहले से जान रहे हैं तो फिर वो वीडियो बंद कीजिए और दूसरे चैनल पे जाकर के देखिए। कहते हैं कि गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है, इस झुरझुराहट का कारण क्या है। कहते हैं कि गांव का घर आज इसलिए झुरझुरा रही है, इसलिए मुरझा गई है, क्योंकि जो गांव में संस्कृति और सभ्यता थी, चौखट की जो वो सीमाएं थी, शाहजहां के जो वृक्ष थे, आज पता नहीं चलता। इसलिए लगता है कि कहां से मेरा गांव है, कहां से मेरा घर है, किसी को पता ही नहीं चलता है। इसलिए कहते हैं कि लगता है कि गांव की वो संस्कृति सभ्यता अब धूमिल हो चुकी है, और लगता है कि गांव का घर जो है उसकी जो रीढ़ है, उसकी जो मजबूती है, वो झुरझुरा गई, गिर गई है, मुरझा गई है। बस इतना ही लिखना है। कहते हैं मम्र स्पष्ट करना है कि जैसे गिर गया है गंज दांतों को गवाकर कोई हाथी। लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक द्विगंत भाग 2 गांव का घर शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि ज्ञानेंद्र पति जी हैं। लिखेंगे कि इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि गांव में, इतना विशाल गांव में हाथी से लिया गया है, और हाथी का ऐसा लगता है कि उसकी जो सुंदरता है ना, उसकी जो खूबसूरती है ना, उनके जो दोनों दांत होते हैं ना, लगता है कि वो गिर गई है, गांव की संस्कृति सभ्यता विनष्ट हो गई है। इसलिए लेखक को लगता है कि हाथी के जो दांत है ना, वो कब का गिर चुका है, अब पहले जैसी नहीं रही, पहली जैसी गांव की खूबसूरती नहीं रही, पहले जैसी संस्कृति सभ्यता नहीं रही, पहले जैसे गांवों में जो प्रतिक्रिया थी आज वो प्रतिक्रिया नहीं है। इसलिए लगता है कि हम लोग दंत विहीन हो गए। नेक्स्ट, इसमें से कुछ ज्यादा नहीं है, ये आप लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का कर लेंगे। सर्कस में किस तरह मानते हैं, बस इतना। जितना क्वेश्चन मैंने बोला ना ब्रदर, ये सारे क्वेश्चन को आप एक बार ये वीडियो को रिपीट करके सुन लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और जैसे कि पता है कि मैं आप लोगों का डेली वीडियो नहीं ले पा रहा हूं, कुछ मुझे ऑफलाइन क्लास लेना पड़ता है। हाँ, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरी क्लास चलती है, जिस क्लास का नाम है उदय आर्ट क्लासेस। यहां पे उदय आर्ट्स क्लासेस
भागलपुर, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को अभी नया जो है बैच स्टार्ट करेंगे 12th के लिए, तो शायद 15 तारीख से करेंगे। तो जो भी होंगे तो उनके लिए हम जो है ऑनलाइन का भी व्यवस्था करने जा रहे हैं, बहुत जल्द करेंगे। और इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि आपके दोस्त भी जो नहीं पढ़े वो वीडियो देख करके कुछ नंबर तो ला ही लेंगे, नहीं तो फिर जैसे चल रही है आपकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर, उसी तरह चलिए। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।